एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और हम समाज के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो रियल हीरोज के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। और अब हम चर्चा करते हैं एसएस कबीर जी, डायरेक्टर हैं आप इंडियन बायोडीजल के। बहुत बहुत स्वागत आपका। अवतार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी हैं बाल्को के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दया सिंह हैं, अध्यक्ष हैं आप बोल बम सेवा कल्याण समिति के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो रहेगा वो रहेगा एसएस कबीर जी से। कबीर जी, चुनौती तमाम है, कोरोना का सामना पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रही है, लेकिन अभी स्थिति भारत की खराब है। दूसरी लहर ने कई लोगों को संक्रमित किया है, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? चुनौती जो है इसका सामना कैसे कर पा रहे हैं और आपकी सर भूमिका समाज में? सर्वप्रथम तो आप सबको मेरा नमस्कार जी। सर, चुनौतियां तो बहुत हैं और चुनौतियां आगे बढ़ती भी रहेंगी, पर अभी हम जो देख रहे हैं लोगों में जो लड़ने का जज्बा है वो बहुत तेज़ है, बहुत ताकत से लोग लड़ रहे हैं इस बीमारी से। चुनौतियां हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारे यहाँ कुछ आम जनता की भी है। आम जनता ने बहुत ज़्यादा पैनिक परचेजिंग करके, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके हॉस्पिटल्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिसमैन्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इन पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया हमने कि अब जाने अनजाने हम लोग उस चीज़ की चपेट में आ गए। सरकार को भी उम्मीद नहीं थी हमारे यहाँ कि इतनी तेज़ी से दूसरी लहर आएगी, लेकिन आई है। अब इस चुनौती का हमको सामना तो करना पड़ेगा और सामना करने के लिए चुनौतियाँ कही हैं, लेकिन हम मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से सर मूल रूप से लोगों को मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग किट्स लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मेडिसिन हमसे जितनी हो रही है हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जिन लोगों का हमारे पास परिचित हैं या जिन लोगों के हमारे पास मदद के लिए फ़ोन आते हैं, हम उन लोगों के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की मदद हो पाती है, कुछ की नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक परचेजिंग इस टाइम में हिंदुस्तान में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और चुनौतियाँ हम लोग फेस कर रहे हैं आज की तारीख में। जी, लेकिन उस चुनौतियों के बीच आपकी जो मदद है, आप जो लोगों के काम आ रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है और ये हर किसी के बस का भी नहीं और कुछ लोग करते भी नहीं है। अवतार सिंह जी, आप हेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी बाल्को के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होती है और इस समय जिम्मेदारी यही है कि समाज को भी एक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो समाज के लिहाज से क्या आपको लगता है कि अभी क्या करने की ज़रूरत है जिस पर काम नहीं हो रहा है या जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी मुहिम चालू की है जिसमें हम कोविड-19 को की लड़ाई में एक स्ट्रॉन्ग कदम हमने उठाया है। मेरा ये मानना है कि किसी भी समस्या को लड़ने से पहले ये एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि वो समस्या है। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि कोविड-19 नाम की समस्या नहीं है, जबकि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे कंडक्ट किए हैं, भले वो हमारी इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री के आसपास के जितने भी गांव हो, लोकल कम्युनिटी हो। तो सबसे बड़ा जो चुनौती थी, जो इनिशियल चुनौती थी, वो ये था कि लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी लेके आना कि ये वास्तव में समस्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है तरह तरह के विचारों को मानते हैं कि नहीं, ये कोई समस्या है नहीं है। तो सबसे पहला तो यही कदम था कि इस लोगों के अंदर ये जागरूकता लेके आना कि ये समस्या वास्तव में है। जब अवेयरनेस लोगों के अंदर आ जाती है तो सेकंड जो हमने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है वो ये था कि कैसे हम इस एरिया को डिवाइड कर सके डिफरेंट जोन्स के अंदर, जो हमने किया है बाल्को के अंदर, बाल्को के आसपास के एरिया में जी। हमने उस 5 से 6 जोन में डिवाइड किया है। उस जोन को डिवाइड करने का पर्पस ये था कि कैसे मैं अपनी सैनिटाइजेशन एक्टिविटी को एक एग्रेसिव तौर पे कर पाऊं। एंड उसके बाद में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इस 6 जोन के अंदर हर आदमी का हेल्थ लेवल अच्छा होता नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हेल्थ लेवल कमजोर भी होता है। तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो क्रिटिकल हैं, जिनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी है या किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि उनको एक अच्छी केयर दी जा सके। तो हमने उसके बाद में जो तीसरा स्टेप लिया, जब हमने अवेयरनेस क्रिएट की लोगों के अंदर, जिसमें 6 से 7 टीमें हमने बनाई, एंड वो ऐसा नहीं था कि 1 या 2 दिन प्रोग्राम चला। हमने 15 से 20 गाड़ी लगा के रखी जो 24/7 जहां भी उनका मौका लगता है एक फिक्स लोकेशन पे भी खड़े रहते हैं या गांव के अंदर भी जाते हैं।
आइडिया ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी से बचने की ये प्रिकॉशंस है। जो तीसरा स्टेप हमने ये लिया, जब हमने क्रिटिकल पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, तीसरा स्टेप था कि अगर ये पेशेंट कल को इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, करना क्या है इनका जी। तो नेचुरली गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड फैसिलिटीज है, इतनी बड़ी पेंडेमिक है, इसको आपको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होना बहुत बड़ा एक भूल होगा, बिकॉज इतना किसी ने सोचा नहीं था इसको। तो हमारा जो तीसरा स्टेप था कि कैसे हम एक अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल क्रिएट करें, जो हमने किया है बालको के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल क्रिएट किया है, जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। उसके बाद में हमने यहाँ पर नहीं रुके हैं, हम एक स्टेप और आगे गए हैं। हमने एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम सेटअप किया है, जिसके थ्रू हम 24/7 इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भले वो मेडिसिन देने से लेके या अवेयरनेस ड्राइव चलाने से लेके, तो उस कंट्रोल रूम के जरिए हम पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर। एंड वी हैव ए वेरी स्ट्रांग टीम ऑफ 10 to 12 पीपल, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, हमारे आईआर के लोग भी हैं, गवर्नमेंट आप के जो लोग काम भी कर रहे हैं, एक एक करके आपने जो काम बताए हैं, ये एक सिलसिला है और आपने कई लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है और अलग अलग सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ जो आप काम कर रहे हैं, इसका फायदा जरूर है और इसका फायदा दिख भी रहा है। हम दया सिंह जी से भी बात करेंगे। आप अध्यक्ष हैं बोल बम सेवा कल्याण समिति के। दया सिंह जी, आपकी जो समिति है उसमें सेवा भी है, उसमें कल्याण भी है, और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाज को इन्हीं दोनों शब्दों से है। सेवा भी करनी है, लोगों का कल्याण भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है। तो आप किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं समाज में कोरोना के इस दौर में? सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, हमने सर्वप्रथम तो पिछले साल भी कोरोना जैसी महामारी बीमारी मार्च में आई जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टोटल लॉकडाउन था और लॉकडाउन के साथ में सर्वप्रथम लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो पशु पक्षी जो कि आप देखेंगे गौ माता है, नंदी बाबा हैं, कुत्ते वगैरह, वो भूख के मारे काफ़ी तड़प रहे थे, काफ़ी चिल्ला रहे थे। कई प्रकार से लोगों के बीच में मतलब एक अलग आप देखेंगे कि अभी एक आपको छत्तीसगढ़ के अंदर और आसपास की जो लाशें जलाई जा रही हैं कोरोना मरीज की, वो बाहर में जला दी जा रही है, शमशान घाट के बाहर में। तो उसमें भी कई अधजले लाशें हैं जिसको कुत्ते लोग भी खींच के ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब ऐसी कई प्रकार की चीज़ें आई। हमने सर्वप्रथम क्या बोलते हैं, गौ माता के लिए पालक भाजी, करमता भाजी, लाल भाजी, ऐसे कई भाजियों और फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, चाहे वो तरबूज हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे उसके अलावा हमको लगा कि बंदी गोभी हो, क्या बोलते हैं, लौकी हो, तो ऐसा हमने उनको खिलाया उलाया। उसके बाद हमने देखा कि रोड चौक चौराहे में भी हमारा प्रशासक चूंकि कहीं ना कहीं एक सेवा की भावना से एक बड़ा काम वो भी कर रहे हैं, तो चौक चौराहे में भी लोग खड़े, हमने नारियल पानी ऐसी एक व्यवस्था करके उनके द्वारा दिया। और गौ माता के लिए हमने कोटना, जो कि कोटना होता है जिसमें पानी होता है, जो इधर उधर जो भटकते हैं पशु पक्षी हैं, तो वो कोटना में पानी की व्यवस्था के साथ में हमने जगह जगह मंदिर के अंदर में, थाने के अंदर में, जगह जगह मांगों के अनुकूल में हमने हर चौक चौराहे में रखवाया, ताकि लोग पानी भर देते हैं तो उससे कम से कम पशु पक्षी को पानी मिल जा रहा है। और जो भोग में हम घूम रहे हैं तो कम से कम क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो हम कहीं ना कहीं उस भाव के साथ में एक सेवा का कार्य वो कर रहे हैं। आपका जो काम है, क्योंकि जिसको मदद चाहिए, मानव तो मदद मांग लेगा कहकर कि हमें भाई खाना दे दो, दवाई दे दो, हमें ज़रूरत है, कनेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन आप बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सर बहुत बड़ा काम है और सभी लोग अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। एसएस कबीर जी, आपसे बात करेंगे। आप इंडियन बायोडीजल के डायरेक्टर हैं। ये जी, मैं दया जी लौटूंगा आपके पास, एक एक करके सबसे बात करते हैं, और चूंकि सभी का योगदान बराबर का है, कोई किसी से कम नहीं है, तो हम सबसे बात करेंगे। बोलिए आप। अच्छा ठीक है, दया जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि जो लाशें शमशान घाट में जो कोरोना होने के कारण से उनके परिवार के लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, और छोड़ देने के बाद में लाश में दाह संस्कार, तो हमारी बोलबम समिति दाह संस्कार भी कर रही है। और अभी हमने उन लोगों के लिए बाकायदा जो फूल होता है, तो हमने वो इकट्ठा करवा के मटकी में डलवा के उसको शिवनाथ नदी हमारे बीच में, तो मंत्री पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ में हम उसका भी दाह संस्कार करवाने की व्यवस्था बना रहे हैं। और इस बीच में हम शमशान घाट में स्वयं गए और वहां की सामग्री की उपलब्धता, जो वहां गंगा जल से लेके, तिल से लेके, कफन के कपड़े से लेके मटकी तक की व्यवस्था बोलबम समिति 16 संस्कार का आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार होता है, और वो यदि आपके संस्थान के द्वारा पूरा किया जा रहा है,
तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। एसएस कबीर साहब, हम बात कर रहे थे इंडियन बायोडीजल की, और बायोडीजल वो फ्यूल है जो अभी तो है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में इसकी ज़्यादा मांग है और इसको देखा समझा जा रहा है। भविष्य भारत का कैसा होगा, वर्तमान जो है वो हमारे सामने है, तो भविष्य को देखते हुए, चूँकि प्लानिंग हम हमेशा वर्तमान में रहते हुए और भविष्य को देखते हुए करते हैं कि हमें करना क्या है। आपको क्या लगता है कि कोरोना की अभी दूसरी लहर आई है, पहली लहर आके निकल चुकी है जिसमें शायद हम समझ तो गए कि कोरोना क्या है लेकिन संभले नहीं, लेकिन दूसरी लहर ने हमें संभलने का मौका दिया, जागरूक भी किया, डराया भी, एहसास भी कराया। भविष्य में लेकिन क्या होना चाहिए? सर, वर्तमान में तो हम काफ़ी डरे हुए हैं इससे। जो भयावह स्थिति आज की तारीख में अपने देश की बनी हुई है, हम सामने देख रहे हैं। सबसे पहली चुनौती तो हमारे भविष्य के लिए आने वाले 2 महीने पार करना है। या आने वाले 2 महीने के अंदर हमको कंट्रोल करना है कोरोना को, हमको लोगों को जागरूक करना है, हमको कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो अपने अंदर परिवर्तन लानी होगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अपने जीवन शैली में। जी, सबसे पहले तो हमको मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और छोटे मोटे सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों में भी कोविड के टेस्ट को जो लोग अवॉइड कर रहे हैं आज की तारीख में, कुछ तो कोरोना वो लोग फैला रहे हैं डर के मारे, तो उन लोगों को सबसे पहले अपने को जागरूक करना है कि वो लोग जाएं, टेस्टिंग सेंटर्स पे जाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, बीमारी को भयावह होने से पहले उसका इलाज कराएं। आज की तारीख में अपन माइल्ड, अगर आपको कोरोना है तो आप बहुत आसानी से घर पे क्योर कर सकते हो, जिससे बहुत कुछ चुनौतियां अपने देश के लिए कम हो सकती हैं। अब हो क्या रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं है, टेस्ट कराने जाते हैं, कोई खुदा ना खास्ता ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गाँव में वहीं के वहीं दाह संस्कार कर दिया जाता है। वो दाह संस्कार के अंदर इतने लोग एक दूसरे के साथ एकत्रित होते हैं कि वहाँ से नई बीमारी लेके और भी लोग आ रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना अभी लोगों से कहना है कि आने वाले 2 महीने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखें, और आने वाले 15 दिन तो बिल्कुल मेरे हिसाब से लोगों को खुद ही लॉकडाउन कर लेना चाहिए अपने आप को घरों के अंदर। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपको परेशानी हो रही, तो ही अस्पतालों तक जाएं, तो ही मेडिकल स्टोर्स तक जाएं, अन्यथा फालतू ना घूमें। और पुलिस प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से आप इस आंकड़े को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिन में लगातार ट्रेंड ये है कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कोरोना की संख्या में। आज हम 4 लाख के पार हो गए, हो सकता है 10 दिन बाद हम लोग 5 लाख के पार हो जाएं पर डे जो आ रहे हैं। सर, इन आंकड़ों में सुधार जब ही आएगा जब लोग खुद समझेंगे। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमको चलाना चाहिए, और हम चला रहे हैं। आज के दिन में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, घर में रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे आसपास जागरूकता ही इस बीमारी की रोकथाम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो नहीं हो रहे हैं वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं या हो भी रहे हैं। अवतार सिंह जी, आपने बताया कि किस तरह से एक चेन सिस्टम के माध्यम से आप सारा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों तक सामान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें भी चुनौतियां आती होंगी। हर अच्छा काम करते समय कुछ बाधाएं भी सामने आती हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, घर परिवार को कैसे संभाला जाता है? क्योंकि अच्छा काम जब आप करते हैं तो आपके घर वाले ये भी तो कहते हैं कि भाई आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप यदि बाहर निकलेंगे, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अच्छी बात है, लेकिन आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे कैसे मैनेज कर रही है पूरा बालको प्रबंधन? देखिए, इसमें निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ी आपदा है, और इसके अंदर मेरा ये मानना है आपको प्रोटेक्ट खुद को पहले करना पड़ेगा अगर आप किसी और को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जितनी भी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं, हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली उसमें काम किया है कि आदमी खुद को एक्सपोज ना करे। तो जो भी आदमी सैनिटाइजेशन काम में या अवेयरनेस काम में, या डॉक्टर्स हैं जो भी जिस अपने काम में मुहिम में लगे हुए हैं, हम सबसे पहले ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको राइट काइंड ऑफ पीपीस पहनने हैं। मैं अगर बालको प्लांट की बात करूं तो बालको प्लांट में हर ड्राइवर जो प्लांट के अंदर इंटर कर रहा है, वो गाड़ी लेके आ रहा है या माल लेके आ रहा है, जाके लेके जा रहा है, हर बंदे का कोविड टेस्ट हो रहा है। सो अगर कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो नेचुरली उसको आइसोलेट कर सकते हैं, और हमारे लिए बड़ा इजी होता है उस वायरस को कंटेन करना। उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉइज हमारे हैं, तो हमने जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनको काफी थिन आउट कर दिया है। तो जो क्राउडिंग गेट के ऊपर होती थी या गेट में भीड़ लगती थी, उसको हमने काफी कंट्रोल कर दिया, और हर व्यक्ति जो प्लांट के अंदर एंटर कर रहा है उसका निश्चित तौर पे जो है
टेम्परेचर चेकिंग और सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी तौर पे किया जा रहा है। और जिस भी व्यक्ति का कोई टेम्परेचर में ज़्यादा आता है या उसके अंदर कोई सिम्टम नज़र आते हैं, इसी इमीडिएटली हम उसको आइसोलेट करते हैं और आइसोलेशन के बाद में उसको जो है हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में या हमारे आइसोलेशन सेंटर में उस बंदे को लेके जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हमने जो है मल्टीपल प्राउंड अप्रोच को लेके चल रहे हैं। मैं एक जो मेन विषय है सर, वो उसको यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस क्राइसिस के अंदर का सबसे बड़ा आज का जो रोल है वो डॉक्टर्स का है। तो आज अगर मैं चाहूं तो मैं नया हॉस्पिटल क्रिएट कर सकता हूं, बड़ा इजी है, पैसा लगा के मैं नया हॉस्पिटल क्रिएट कर सकता हूं, नए बेड्स ले सकता हूं, वेंटिलेटर ले सकता हूं। बट हमारे पूरे वर्ल्ड में या इंडिया की बात करें तो डॉक्टर भी लिमिटेड है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे साथ में है कि डॉक्टर्स को कैसे जो है इस एक्सपोजर से बताया जाए, बिकॉज उसको पेशेंट को ट्रीट करना है। एंड आप देखेंगे जैसे जैसे मेरे डॉक्टर इन्फेक्ट होते जाएंगे, अगर डॉक्टर सारे इन्फेक्ट हो जाएं तो हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल होगा, सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे, बट जो लोग उन इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे और पेशेंट को ट्रीट करेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तो सर उसको हमने सबसे नंबर 1 पे रखा है कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे हैं कैसे डिफरेंट शिफ्ट्स क्रिएट की गई हैं ताकि उनका एक्सपोजर मिनिमाइज किया जाए। और सिस्टम के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट की है हमने कि अगर एक लॉट हमारा डाउन जाता है, दूसरा लॉट हमारा तैयार है, और फर्स्ट लॉट को रिकवर करने में अगर 14 डेज लगेंगे तो उस तरीके का साइकिल हमने मेंटेन किया हुआ है। ताकि तो लगभग कितने डॉक्टर्स के साथ आपने पूरी टीम बनाई हुई है? सर अगर आप देखें तो जो बाल्को हॉस्पिटल हमारा जो है, जिसमें 100 बेड है, जिसमें से मेरे ऑलमोस्ट 85% तो ऑक्सीजनेटेड है, बाकी आईसीयू बेड्स हैं, उसमें हमारे 60 to 70 लोगों का स्टाफ जो है जो काम कर रहा है डिफरेंट शिफ्ट्स में। और उसमें भी हमने इस तरीके से रखा हुआ है ताकि सारे के सारे लोग एक्सपोज ना हो जाएं, ताकि अगर एक्सपोज होते भी हैं, अगर 50-20% हमारे कोविड से डाउन भी होते हैं, then they are recovered within 14 or 15 days and they are back to the normal work. So उस तरीके से हमने मेंटेन किया है। सिमिलरली प्लांट को भी रन करने के लिए हमने क्रिटिकल स्टाफ को डिवाइड कर दिया है कि पूरा का पूरा स्टाफ प्लांट के अंदर नहीं आ रहा है, कुछ क्रिटिकल स्टाफ घर से ही ऑपरेट कर रहा है। अगर मेरा कोई स्टाफ प्लांट के अंदर क्रिटिकल हो जाता है एंड देन वो वापस जा सकता है ट्रीटमेंट सेंटर में, और जो घर से ऑपरेट कर रहा है वो प्लांट में आ सकता है। सो बहुत सारी स्ट्रेटेजी सर इसके अंदर हमने इन्वॉल्व की है ताकि जो है बिजनेस कंटिन्यूटी रखी जा सके। एक सही प्लानिंग ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है, और सही प्लानिंग से ही आप किसी भी स्थिति का सामना कर पाते हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं। दया सिंह जी, आपका काम भी बहुत अच्छा है। आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं शवों का, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके पास कोई आता नहीं है, जिनको सब भुला देते हैं। आप बेजुबान जानवर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है आपके काम को लेकर? हमारे दुर्ग जिले के अंदर में 33,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और हम लोगों ने एक भावनाएं सेवा की दृष्टि को लेते हुए जो मरीज को जैसे बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, वैक्सीन की नहीं हो पा रही थी, तो इस तरह की एक व्यवस्था कराने के साथ में कोरोना जिस परिवार को टोटल कोरोना हो गया है, वैसे परिवार को भोजन की व्यवस्था के साथ में दवाइयाँ की व्यवस्था भी हमारी टीम के लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं। उसके अलावा हमने सैनिटाइजर से लेके हमने क्या बोलते हैं मास्क तक लोगों को वितरण किया है समय समय पे, और लोगों को जन जागरण के लिए एक टीम बनाई है जो आसपास भिलाई दुर्ग क्षेत्र के अंदर में गांव-गांव में भी, उतई नेवई पुरई पाटन जजगीर ऐसे अहिवारा कई गांव हैं, उस गांव के अंदर में भी जाके जन जागरण के माध्यम से कि आप मास्क क्या बोलते लगाएं, सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करें, और साथ में ही आप कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी है, अगर गांव का कोई व्यक्ति तकलीफ में है, परेशानी में, तो हमें सूचना करें, हम जो मदद कर सकें। और देख रहे हैं कि हम कहीं न कहीं कोरोना की महामारी बीमारी धीरे धीरे फैल रही है, तो हम उस परिवार का ठास और समय समय पे फ़ोन नंबर लेके उनसे बात करें कि किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और परिवार के लोग चूंकि गाँव के तो ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी हमारी टीम समय समय पर फ़ोन कर रही है, और फ़ोन करके बात करती है, और सामग्री के साथ फल फ्रूट्स वगैरह भी उनकी एक व्यवस्था कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं उनका मनोबल ना टूटे। और इन परिस्थिति में जो बड़े एक 50 के अबव 60 के अबव के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा ठाठस बढ़ाते हुए हम दिन में 2 बार 3 बार कॉल कर लेते हैं। नहीं हो पाती बात, उनके बच्चे को बोलते हैं बात करा दीजिए, उनकी श्रीमती जी हैं, बहू हैं, तो आप बात करा दीजिए, अंकल जी से बात करना है, और उनसे हाल चाल पूछ लेते हैं। और कुछ मांग होती है कि कुछ बेटा कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ एक भाव आता, तो हम उसको पहुँचवाने की एक व्यवस्था बनाए हैं, और उनसे हाल चाल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि आप चूंकि स्वयंभू भोले शंकर हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, आप
कहीं ना कहीं एक अध्यात्म में रहते हुए ईश्वर का भी ध्यान करके इस समय ईश्वर ही परम शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति और बगैर ईश्वर के परमात्मा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। उनके ध्यान मात्र से हमें स्फूर्ति आती है, हमारे मन मस्तिष्क में ताजगी आती है, एक ताकत मिलती है। तो यही काम है जो आप लोग कर रहे हो, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा बड़ा योगदान दे रहे हो लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, बेजुबानों के लिए शवों के अंतिम संस्कार आप कर रहे हो। आप जैसे हमारे साथ अवतार सिंह जुड़े हुए हैं, वो भी कर रहे हैं, एसएस कबीर जी भी जुड़ रहे हैं, इसलिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले दया सिंह जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको हम अवार्ड देते हैं। ये आपके काम के लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि जो आप समाज से हट के कर रहे हैं। आपका काम बेमिसाल है, आपके काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार इस तरह से जुड़े रहें और काम करते रहें। दया सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसएस कबीर जी आपको भी हम धन्यवाद अदा कर देते हैं, और आपका भी काम बेहद खास है, बेमिसाल है। आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा रख रहे हैं, ये भी एक बड़ा काम है। और अवतार सिंह जी, एसएस कबीर जी मैं आऊँगा आपके पास, अवतार सिंह जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अवतार सिंह जी, आपने जो चेन सिस्टम बनाई है, आपने जो लोगों तक सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया है और कई टीम्स बनाई हैं, आपके हॉस्पिटल में भी कई लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। ये अवार्ड इस तरह है कि जैसे कि आपके काम को हम बस सराह रहे हैं, और लेकिन आपका काम कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कबीर साहब, आपको भी हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, और मकसद सिर्फ इतना है कि हम भले ही प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के साथ अभी ना जुड़े हों, लेकिन आपका जो काम है वो ग्राउंड पर दिख रहा है, वो ग्राउंड के लोगों पर काम आ रहा है, तो आपका भी बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो काम है, और यू आर द रियल हीरो। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप सभी लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, इसी से ताकत मिल रही है कोरोना के खिलाफ जंग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपका काम यूं ही चले, लोगों तक आप अपने काम पहुंचाएं, उनको मदद दें, उनको फ़ायदा मिले आपसे, यही हम चाहते हैं। और आपसे कई लोग प्रेरणा भी लें, वो भी आगे आकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शामिल होने के लिए।